Hello, hello, mic check. Hello, 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 hello. Hello, hello, mic check. Hello, hello, hello. हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग. ये वाला कमेंट चल नहीं रहा, इधर वाला रिफ्रेश पड़ा. स्टार्ट. ओके ओके. हेलो हेलो माइक चेक. हाय नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल सभी के. वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग. ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? मैं न्यू स्टूडेंट हूं. 16 सितंबर के दिन आधा कोर्स खत्म होने के बाद न्यू कैसे हो गए तुम? भांगड़ बिल्ला कहां गया? भांगड़ बिल्ला गया है ना. भांगड़ बिल्ला भी बारिश बहुत हो रही है ना, तो जंगल में जाके छुपा हुआ है. आएगा फिर, रुको थोड़े दिन. चलो भाई, वेरी वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग. एक प्रॉब्लम है, ओल्ड चैप्टर रिवाइज करते हैं तब उसमें दिक्कत होती. अरे भाई साहब, मैंने बताया था ना, ज्यादा गैप मत दो रिवीजन में. रिवीजन की तकनीक बताई थी हमने, एक बार और बता देंगे. आज धूप है, आज हमारे यहाँ भयंकर बारिश हो रही है, तो आज मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, है ना. आज कामेश सर को घर भेज देते अपन. कामेश सर को बोलते सुहाना मौसम है, आप जाओ घूम फिर कर आओ. चलो भाई, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत. स्थिर विद्युत की हम पढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा. तो अब हमें क्या पढ़ना है? हमें आज कूलम का नियम पढ़ना है. बस कहानी खत्म, पैसा जम. आज कूलम का नियम पढ़ना है. कूलम के नियम पे बहुत सारी चर्चा करनी है. मतलब आज हम कूलम का नियम पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे. कल की क्लास भी कूलम का नियम पढ़ना होगा, उस पे क्वेश्चंस करना होगा. ठीक है, तो 2 दिन अब कूलम के नियम को हमें देना होंगे, ताकि हम बहुत बढ़िया तरीके से कूलम के नियम पे सवाल करने लग जाए. और ये समझो यार कि आज जो हम टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, आज हम जो कूलम के नियम के बारे में बताने वाले हैं, एग्जैक्टली यही बातें जो है वह गुरुत्वाकर्षण में भी होगी. तो गुरुत्वाकर्षण हम काफी टाइम बाद पढ़ेंगे, मतलब पूरा 12th पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए. आप यही सारे सवाल उसमें भी पा सकते हो. वैसे आसान सवाल होते हैं, सारी चीजें बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं जाती है. चलो करें क्लास की शुरुआत. अरे होगी भैया, होगी. केमिस्ट्री की क्लास भी होगी, चिंता ना करो. केमिस्ट्री की भी होगी, बायो की भी होगी. ए स्टार बैच की पीडीएफ, अरे हाँ मैं डलवाना रह गया मेरे से. पीडीएफ बन गई है, वो मैं आज शाम तक डलवा दूंगा, आज रात को डलवा दूंगा. ठीक है, उसमें मैंने काफी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले इधर उधर से, तो इसलिए उसमें टाइम लग गया था. वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं सभी को दूंगा, चिंता ना करो. ये चैप्टर कितना बड़ा है? ये चैप्टर फिजिक्स के सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक है ना. ये चैप्टर देखो, फिजिक्स में जो सबसे बड़े चैप्टर्स है उनमें एक स्थिर विद्युत की, अभी जो आने वाले विस्थिर विद्युत की, विद्युत धारा और किरण प्रकाश की, ये 3 क्लास 12 के सबसे बड़े चैप्टर्स है. मतलब अगर इनको हटा दें हम, तो ये एक तरफ और बचा हुआ क्लास 12 एक तरफ, सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक है. तो आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे. ओके चलो, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं और जोरों से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे कूलम का नियम. कूलम का नियम है ना. पीपीटी में ना कि ऐसा ऑडियो डालने का भी इफेक्ट होना चाहिए. जैसा अगर मैं बोलूं कूलम का नियम, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए, तो तालियां बज जाए. बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे हो. चलो कूलम का नियम देखो. कूलम का नियम क्या होता है ये समझते हैं. पहली बात तो ये कूलम का नियम किसके लिए है? किसके लिए है? तो अगर मेरे पास दो आवेश है Q1 और Q2, ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हो, तो इनके बीच में बल कितना लगेगा? इनके बीच में बल कितना लगेगा वो किससे पता चलेगा? वो पता चलेगा कूलम के नियम से. ठीक है, तो अब कूलम का नियम जो है वह कैसे दिया जाता है और किन किन शब्दों में लिखा जाता है. तो मान के चलो मेरे पास 2 आवेश है
एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। अच्छा, एक बात तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये बात पता है कि अगर ये दोनों समान आवेश होंगे, समान आवेश मतलब कि अगर ये दोनों, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो देखो यार, बल कैसी राशि होता है? बल सदिश राशि होता है, बोल हाँ या ना। अगर सदिश राशि होता है तो सदिश राशि में दो चीजें होती है, एक परिमाण होता है, एक दिशा होती है। तो अगर तुझ दिशा अलग से निकाले, परिमाण अलग से निकाले, तो क्या जिंदगी आसान हो जाती है मेरे प्यारे? बिल्कुल सही बात सर। तो हम क्या करेंगे, हम दिशा निकाल सकते हैं, बिल्कुल दिशा निकालना हमारे कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम परिमाण निकालना सीख लेते हैं, फिर हम इसको भले ही सदिश रूप में भी लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें सोचना कैसे वो मैं बता रहा हूं आपको। चलो भाई, तो यहां पर अगर मान के चलो इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु आवेश, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कैसे आवेश है, ये दोनों बिंदु आवेश है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे आवेश है, छोटे छोटे कण। सर छोटे नहीं हो गए, बड़े हो गए तो क्या करेंगे? तो कूलम का नियम लगे नहीं लगेगा, उसके लिए हम विद्युत क्षेत्र वगैरह पढ़ेंगे, गाउस का नियम पढ़ेंगे, और सब कुछ अलग बातें होती है। लेकिन अगर छोटे छोटे बिंदु ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां पर ये Q1 ये Q2 इत्तू से है ये, तो यहां पर अगर इनके बीच में दूरी है R, कितनी दूरी है R, तो इनके मध्य बल कितना लगेगा? तो या पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो बल ऑब्वियस सी बात है सर, अगर ये 1 ऑब्जेक्ट है, ये 1 है, ये 2 है, तो यह इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, यह इस पर बल लगाएगा इस दिशा में। ओके सर, बल कितना लगेगा? बल कितना लगेगा? तो यह जो बल लगेगा ये होगा F, बल जो होगा वो F21 हो जाएगा। तो F21 जो हो जाएगा वो K Q1 Q2। अच्छा, पहले तो बल ही लिख देता हूं, 1 2 को गोली मारे। बल समानुपाती होता है Q1 Q2 और वेग क्रमानुपाती होता है इनके मध्य दूरी के वर्ग के। या हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हो जाएगा K Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ये हो गया बल। अब इस पे करनी है हमें पूरी पीएचडी, इस पे ही करनी है सारी बातें। ये लिखा हुआ है कूलम का नियम। तो इसको शब्दों में क्या लिख सकते हैं? इसको शब्दों में लिख सकते हैं, दो बिंदुत्व एवं स्थिर आवेश। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, बिंदुत्व मतलब इत्तु से छोटे छोटे से आवेश होने चाहिए, के मध्य स्थिर विद्युत बल का परिमाण आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। मतलब कि उनके बीच में दूरी के व्यक्त क्रमानुपाती होता है और दोनों आवेश के गुणनफल के मतलब Q1 Q2 के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह सदैव आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है ना। कहां लगेगा? आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। मतलब क्या होगा? यहां पर यह एक पॉजिटिव आवेश, ये पॉजिटिव आवेश, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक आवेश है, ये Q1 आवेश था, और दूसरा एक आवेश है, Q2 आवेश था, तो ऐसा नहीं होगा कि यह इस पे बल इधर लगा देगा, ऐसा बल नहीं लगाएगा। इसका बल इस पे इस दिशा में नहीं लगता, इसका बल इसका इस दिशा में नहीं लग सकता। बल कहां लगेगा? इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके अनुदिश ही लगेगा। मतलब सर यहां पर ये रही रेखा इन दोनों को मिलाने वाली, तो एक दूसरा इस तरफ हो जाएगा, तो एक एरो इधर आएगा, एक इधर एरो आएगा, मतलब यह इस पे बल उधर की दिशा में लगाएगा, यह इस पे बल इस दिशा में लगाएगा। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल लगता है सदैव। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल लगता है सदैव। ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर और क्या बात है? यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, माना F बल आवेशों के मध्य, माना F दोनों आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल है, तब हम देंगे F बराबर, अभी जो हमने लिखा, F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। अब एक एक करके सारी चीजें चमकाएंगे हम, एक एक करके सारी चीजें चमकाएंगे। एक काम करता हूं यार, इसको मैं ना उधर लिख देता हूं, यहाँ पे मुझे एक दो और पॉइंट लिखने हैं। तो F बराबर हो गया था K Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यह आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। तो यहां पे लिख लो, यह सब जो आवेश में बातें पड़ी वही की वही बातें रिपीट हो रही है। यह आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है, मतलब यह आकर्षी भी हो सकता है, प्रतिकर्षी भी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात कि यहां पर यह जो बल लग रहा है, पहला दूसरे पर और दूसरा पहले पर, यह क्रिया भी क्रिया बल है। देखो, हर बल
क्या होगा, क्रिया अभिक्रिया क्या था, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो क्या ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम का पालन कर रहा है? बिल्कुल, यह न्यूटन की गति का तृतीय नियम का पालन करेगा। यह क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में होता है। यह किसके रूप में होगा? यह क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में होता है। या आप इसको भी ऐसा लिख सकते थे, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। मतलब जितना बल पहला वाला दूसरे पर लगाएगा उतना ही बल दूसरा वाला भी पहले पर लगाएगा ही लगाएगा। तो F12 बराबर होना चाहिए। इसी हिसाब से ये देखो एग्जैक्ट वही वाली बातें बोल रहा हूं, इसमें कुछ नया नहीं बोला अभी मैंने, अभी नया बोलना शुरू करूंगा। तो अभी पुरानी बातें क्या है कि सर पहला वाला जितना दूसरे पर बल लगाता है उतना ही बल दूसरा वाला भी पहले वाले पर लगाता है। तो ये क्या हमने कभी पढ़ा हमारी जिंदगी में, F12 प्लस F21 जो होगा वह 0 होगा, या F12 बराबर होना चाहिए माइनस F21 के, या परिमाण अनुसार मैं लिख सकता हूं F12 का परिमाण बराबर होना चाहिए F21 के परिमाण के। वैल्यू दोनों की सेम होगी, K⁴ बटे में R², बस दिशा एक दूसरे के अपोजिट होगी, दिशा एक दूसरे के अपोजिट होगी। मतलब कि यह इस पे जो बल लगा रहा है वो इस दिशा में लगाएगा, यह इस पे बल जो लगा रहा है वो इस दिशा में लगाएगा। सर मेरे को नहीं समझ में आया, देख ये दिशा कौन सी है, ये आई कैप दिशा है, ये दिशा कौन सी है, माइनस आई कैप दिशा है। बस यही तो कहना चाह रहा हूं मैं कि इस पर बल इस दिशा में लग रहा है, इस पे बल इस दिशा में लग रहा है। तो अगर दोनों समान आवेश होंगे तो दोनों पे विपरीत दिशा में बल लगेगा, और विपरीत आवेश में विपरीत प्रकृति भी होगी तो भी दिशा अपोजिट होगी, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका बल इधर लग रहा है, इसका बल इधर लग रहा है। क्या ये छोटी सी बातें सभी को एकदम जमाजम तरीके से चमकती है कि बल जो होगा वो क्रिया विक्रिया हर बल होता है, और इसमें आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात क्या पड़ी कि सर बल का परिमाण जो होता है वो K⁴ बटे में R² होता है। K क्या होता है इस पर भी हमने कोई चर्चा नहीं करी है, लेकिन बस इतनी बात हम देखेंगे कि K⁴ बटे में R²। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या होती है अब इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। संदीप कुमार को क्या दिक्कत होगी? सर आपने डेफिनेशन लिखा सकते हैं, आप जो लिखे हैं बहुत लंबा है। अरे मूर्ख आदमी, कहां के गांव से है भैया तू? ये लिखना परिभाषा अगर स्कूल में तेरे को पूछता है तो बस इतना ही लिख के आना है। ये तो इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नालायक है, गधड़ा आदमी है। यहां से यहां तक की परिभाषा यही लिखनी है। अगर जैसे पुस्तक कूलम का नियम क्या है तो बस इतनी लाइन लिख के आना, ये सब मत लिख के आ जाना। चलो ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी चर्चा करते हैं। अब हमें एक बार यह देखना है कि सर फील वाली बात के क्या है वगैरह वगैरह सारी बातें। ठीक है, अच्छा देखो अब के क्या है इस पर बात करनी है हमें, और साथ ही साथ इस बल से जुड़ी और भी इंपॉर्टेंट सी बातें एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो अगर सबसे पहले ये हटा दूं क्या यार, ये हटा दूं, ये तो हमें एकदम बेसिक सी फील वाली बात थी कि आप इन पर बल जो है वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है K⁴ बटे में R²। ओके सर, तो K क्या है? K क्या है? K क्या है? K जो है वह सर हम बोल सकते हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है फिजिक्स में तो वहां पे एक नियतांक आता है। क्या आता है? एक नियतांक आता है। तो वो जो नियतांक है वो नियतांक के इसमें बोला हमने, इसका नाम क्या है? अभी कौन सा बल पढ़ रहे हैं हम? सर कूलम का बल पढ़ा जा रहा है। कूलम का बल कैसा बल है? सर ये स्थिर विद्युत बल है। कैसा बल है? स्थिर विद्युत बल है। तो इसीलिए हम यहां पे के को बोल देंगे स्थिर विद्युत नियतांक। क्या बोल देंगे? स्थिर विद्युत नियतांक होगा। ये होगी के की वैल्यू, या इसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा, अब एक बात समझ लो यार, ये फिजिक्स में अभी हम जब क्लास 12 पढ़ेंगे तो बहुत सारे नियम आएंगे और उनमें समानुपाती किस किस पे निर्भरता होगी, और समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है,
अब ये जो k कांस्टेंट होगा, ये कहीं सा भी कांस्टेंट आ रहा है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, ये लाया क्यों जाता है यहां पर। मान के चलो कि मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, तो उस फॉर्मूला किन किन बातों पे निर्भर कर रहा है ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन उसके अलावा कोई तीसरी चौथी बात जो क्यों आवेश और दूरी से अलग है या आवेश और दूरी से रिलेटेड नहीं है, वो ये कांस्टेंट k बताएगा, तो अब k पर हमें डिटेल में चर्चा करनी है। तो एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, k पर चर्चा। k को बहुत डिटेल में हमें समझना होगा। तो k पर हम क्या क्या चर्चा कर सकते हैं, k की वैल्यू या k के ऊपर क्या क्या बातें करेंगे। सबसे पहली बात तो सर k की वैल्यू क्या होती है, k का मात्रक क्या होता है, k की विमा क्या होती है, ये सारी बताने के लिए इसमें कोई दिमाग की जरूरत नहीं है। अभी हम कोई फील वाली बात कर ही नहीं रहे, हम तो बस बिल्कुल ऐसी बात बोल रहे कि ये क्या है, कौन है रे तू, बता तो सही, तेरा नाम क्या है। तो ये k का नाम पता चल गया, k की वैल्यू क्या है, तेरी बीमा क्या है, तेरा मात्रक क्या है, फिर मैं तुझे जानूंगा, पहचानूंगा, समझूंगा और प्यार करूंगा। तो भैया k से प्यार से पहले आपको पहले पता होना चाहिए k है कौन। तो k की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹। अच्छा, बहुत भयंकर वैल्यू सर ये तो, हाँ बहुत बड़ी वैल्यू है। अच्छा, अब यहां पर यह k की वैल्यू तो आ गई है, अब इसका मात्रक क्या होगा, k का मात्रक क्या होगा। तो देखो यार, अगर मैं k का मात्रक निकालने की कोशिश करूं, मेरे पास फॉर्मूला बन गया f बराबर k q1 q2 बटे में r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो k है, k जो है वह अगर हम चाहे तो हम k का मात्रक निकाल सकते हैं, ये f, ये r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जगह f केवल मात्रक निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, f r स्क्वायर बटे में q1 q2, ये k के बराबर हम लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक निकल कर आया, यहां से इसका मात्रक निकल कर आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। क्या निकल कर आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। तो यह हमारे लिए इसका मात्रक आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। ये वैल्यू आपको आधी नींद में भी याद होनी चाहिए। अच्छा, अब इसकी विमा निकाल लेते हैं। कोई फील है क्या सर इसमें, 1 रुपए का भी फील नहीं है इसमें, है ना। तो यहां पर क्या है और इसकी विमा क्या हो सकती है, इसकी विमा क्या हो सकती है, इसकी विमा होगी सर न्यूटन। ओके सर, न्यूटन की विमा क्या होती है सर, न्यूटन तो बल होता है, तो mL/t-2। ओके, मीटर मतलब सर दूरी होगी, दूरी का वर्ग बटे में आवेश की विमा a × t, कल ही हमने निकाली थी, मतलब कल नहीं परसों निकाली थी। तो इसको सॉल्व करके हम यहां पर k की विमा निकाल सकते हैं। तो देखो क्या होगा, यहां पर m तो है ही सर, बिल्कुल जबरदस्त बात है सर, ये तो m तो है ही। l और l कितने हो गए, l और l मिलकर सर l की घात 3 बना देंगे, एक l ये रहा, एक l ये रहा। ओके, अब ये t का स्क्वायर है, ये t की पावर -2 है, तो ये टोटल t की पावर -4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये -2 है, ये 2 है, ये भी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 -4 हो जाएगा, और a भी ऊपर जाएगा तो a की पावर -2 बचा देगा। तो ये k की विमा आ जाएगी। क्या इसका रट्टा लगाना है, नहीं, इसको नहीं भी रटोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आए आपको पूछे एग्जाम में तो आप ज्यादा आसानी से निकाल सकते हो। वैसे अभी पहली बार पढ़ रहे हैं हम, तो इसलिए थोड़ा सा गले में अटक रहा होगा आपको, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी पूरे फिजिक्स में आने वाले 20-25 दिन तक हम इसके चर्चा करते रहेंगे, इसके बारे में कुछ ना कुछ बातें होती रहेगी, तो इसके बारे में बहुत सारी बातें होती रहेगी, तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। ओके सर, तो ये k की विमा आ गई। अब k का फील क्या है सर k को फील कैसे करना है, k एक्चुअल में हमें बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब हम फील वाली बात करते हैं। पहले तो हमने इसका नाम जान लिया, है ना, इसका पता जान लिया, अब हम पता करेंगे ये वास्तविकता में है कैसा। तो भैया k का नाम, इसकी वैल्यू, इसकी विमा हमें पता चली। अब ये एक्चुअल में है क्या कार्यक्रम, इसका है क्या कार्यक्रम, a की पावर -1 नहीं होगा बेटा, a का स्क्वायर है, a × t का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है ना। मुझे पता था कि कोई 1-2 होंगे हमारे बीच में, कोई दिक्कत नहीं। ml, देख ये तो मल्टीप्लाई करके 3 लिख दिया तूने, ये t की पावर -2 हो गया। अब ये होगा a का स्क्वायर t का स्क्वायर, ठीक है, पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ था, इसलिए मैंने वहां पर
यहां पर a की पावर -2 करा, ठीक है। यहां पे स्थिर, अच्छा यहां पर स्थिर आएगा, स्थित आएगा बेटा, ये k की वैल्यू जो होगी वो स्थिर विद्युत, अच्छा स्थिर लिख दिया मैंने ना, स्थित होगा और स्थिर होगा, र कर लो, स्थिर विद्युत नियतांक, ठीक है। तो अब यहां पर ये वैल्यू तो आ गई सर, अब इसके अलावा और क्या क्या पता होना चाहिए, तो आओ अब हम इसके अंदर चलते हैं और इसकी फीलिंग लेते हैं। इस पर लेंगे हम फीलिंग। देखो क्या हो रहा है, कार्यक्रम को हम समझते हैं। हमारे पास दो आवेश है, एक आवेश ये रहा Q1 और एक दूसरा आवेश ये रहा जो कि है Q2। एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, दो आवेश है मेरे पास, ठीक। अच्छा अब यहां पर अगर ये दो आवेश है तो ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहे, बिल्कुल सर बल लगा रहे। हमें पता चला कि यह दोनों एक दूसरे पर बल तो लगाते हैं, तो कितना बल लगाते हैं, तो सर यहां पर यह एक पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव आवेश, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। देखो बल की दिशा बताने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बल की दिशा बता सकते हो आराम से, बल की दिशा बता सकते हो बड़े आराम से। अब यहां पर अगर इन दोनों के मध्य दूरी r है, इन दोनों के मध्य दूरी r है, तो अब हमें परिमाण हमने लिखना सीखा F बराबर K Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, ठीक है। तो सर ये तो बात हमें तो पता चल गई सर कि अगर हमारे पास जितना बड़ा आवेश होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है सर, कि यहां पर आप जितना बड़ा आवेश रखोगे उतना ज्यादा बल लगाएंगे एक दूसरे पर, ठीक है। ये भी बात पता चल गई हमें। दूसरी बात सर, जितना ज्यादा दूर रख दोगे उतना ज्यादा बल तो कम हो जाएगा सर, है ना। जितनी ज्यादा दूरियां होंगी उतना बल क्या लगेगा सर, दूरियां बढ़ जाएगी तो बल अपने आप कम हो जाएगा। अरे होता है ना जिंदगी में सर, जितनी ज्यादा दूरियां होंगी उतना ज्यादा बल कम होता जाएगा। पास रहेंगे सर तो प्यार मोहब्बत से रहेंगे, जितना ज्यादा दूर होते जाएंगे तो मामला गड़बड़ ही होगा सर, वो तो है ना। फोन पर कितना कंट्रोल किया जा सकता है। देखो भाई काम की बात करो यहां पर, तो ये Q1 Q2 जो होगा वो जितना ज्यादा दूर रखोगे तो सर वो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बल कम हो जाएगा। अब आती है तीसरी बात, के एक्चुअल में हमें क्या बताता है, के सर आपने बोला स्थिर विद्युत नियतांक, ये एक्चुअल में हमें बता रहा है या इसकी निर्भरता है, के की निर्भरता है माध्यम पर। माध्यम पर सबसे इंपॉर्टेंट सी बात माध्यम पर। यही तो है सर सबसे बड़ी जड़ माध्यम। क्यों सर, अगर मान के चलो, है ना, थोड़ा दिलों को छू जाएगी बात, ध्यान से सुनना हुई बात, कि सर कौन किस पे कितना बल लगाएगा, ये इस बात पर तो निर्भर करता ही करता है कि बल या आवेश कितना है, दूरी कितनी है, लेकिन माध्यम कैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। माध्यम कैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आसपास वाले लोग कैसे हैं, कहां पर है, किस माध्यम में रखे हुए हैं दोनों आवेश, उस पर भी चीजें बहुत ज्यादा निर्भर करती है। क्या कहते हो, है ना, कि सर आसपास वाले लोग कैसे हैं, घर परिवार कैसा है, यहां पर दूसरे लोग कैसे हैं, आसपास वाले स्कूल के दोस्त कैसे हैं, ये सारी बातें निर्भर करेगी के पर। तो के एक्चुअल में हमें क्या बता रहा है, के हमें यह बता रहा है कि आपके आसपास वाला माध्यम कैसा है। अगर हाँ यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि आसपास वाला माध्यम बढ़िया होगा सर तो यहां पर बल ज्यादा लगेगा। आसपास वाला माध्यम बेकार हो गया सर, अगर मान के चलो घर से नोटिस आ गया, घर पे पता चल गया, तो माध्यम तो सर वैसे ही खराब हो गया अब हमारा, ठीक है। तो ये माध्यम के ऊपर सारी चीजें निर्भर करेगी। तो ये एक्चुअल में के क्या बताता है, के माध्यम के बारे में बताता है, और के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। समझ गए अब मेरी बात है, हाँ। तो के की वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹ होती है। 9 × 10⁹ जो है वह एक्चुअल में कहां से आता है, वह वैल्यू एक और बात पर निर्भर करती है, जिसे हम बोलते हैं के बराबर होता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो एक और पद आया है हमारे बीच में जो होता है ε0। क्या होता है, ε0। इसे हम बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं हम इसे, विद्युत। कहीं पर वैद्युत होता है, कहीं पर विद्युत होता है। ये इसमें आप इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है,
आप इसे वैद्युत ही लिखो, वैसे तो वैद्युतशीलता, ये एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है? वैद्युतशीलता। और अगर हम यहां पर लिख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट को, अगर हम यहां पर लिख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट को, और एप्सिलॉन नॉट के नीचे, एप्सिलॉन के नीचे से छोटा सा गोला बनाया हुआ है, मतलब ये हम लिख रहे हैं निर्वात या वायु के लिए, है ना। तो ये वैद्युतशीलता है, ये वैद्युतशीलता, और ये किसकी वैद्युतशीलता है? यह है निर्वात या वायु की, निर्वात या वायु की। वायु और निर्वात में ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू होती है। निर्वात मतलब कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, या वायु मतलब हवा हो। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी वह एप्सिलॉन नॉट एक्चुअल में के बदलेगा, के अंदर क्या छुपा हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक्चुअल में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक के नाम दे दिया कि बार बार इतना बड़ा ना बोलना पड़े, ठीक है। तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, अगर एप्सिलॉन नॉट बदल गया, इससे मान के चलो मैंने अन्य माध्यम के लिए बोला, तो अन्य माध्यम के लिए मैं बोलूंगा एप्सिलॉन, है ना। इसके आगे नीचे गोला नहीं लगाएंगे। एप्सिलॉन नॉट मतलब कि वह वायु के लिए बोल रहा हूं और केवल एप्सिलॉन लगा दिया, तो यह अन्य माध्यम के लिए विद्युतशीलता। अन्य माध्यम कोई भी अन्य माध्यम हो सकता है, अन्य माध्यम के लिए विद्युतशीलता। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, सर ये हमारी मदद कैसे कर रहा है या ये हमारे लिए बेवफाई कैसे कर सकता है, इसको समझना होगा। तो विद्युतशीलता एक्चुअल में है क्या? इसे अंग्रेजी में एक और वर्ड बोलते हैं विद्युतशीलता को। विद्युतशीलता को अंग्रेजी में बोला जाता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, है ना। तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है विद्युतशीलता निर्वात या वायु की, तो इसे बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलेंगे इसे? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये अन्य माध्यम के, हर एक माध्यम की परमिएबिलिटी अलग अलग होती है। अब ये परमिएबिलिटी क्या है एक्चुअल में ना, इसका फील क्या है सर? के का तो सर फील आया हमें कि के की वैल्यू कम ज्यादा, के क्या बता रहा है? माध्यम पर। तो एक्चुअल में के के अंदर कौन है जो माध्यम के बारे में बता रहा है? के के अंदर ये एप्सिलॉन नॉट है जो माध्यम के बारे में बता रहा है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है सर, एप्सिलॉन नॉट जो है वह एक्चुअल में किस चीज को डिनोट कर रहा है? सर आपने बोला माध्यम में, ओके, लेकिन माध्यम में क्या ऐसा बदल जाता है, क्या ऐसी परिस्थितियां बदल जाती है जो हर एक माध्यम के लिए एप्सिलॉन अलग अलग हो जाता है? अब क्या होती है इसकी राज की बात, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इसके राज की बात क्या है। क्या होता है, हर एक माध्यम जो होता है, हर एक माध्यम जो होता है वह, देखो, एक अगर आवेश होगा तो आवेश के आसपास उसका विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? वह एरिया जहां पर उसके कारण बल अनुभव किया जा सके, उससे क्या बोलते हैं हम? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जैसे अगर मान के चलो कि मैंने यहां पर एक आवेश रखा हुआ है, तो इस आवेश के होने के कारण कहां कहां तक इसका बल अनुभव किया जा सकता है, वह उसका विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे अगर मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं, तो पृथ्वी के कारण, पृथ्वी बहुत बड़ा द्रव्यमान है, तो इस द्रव्यमान के कारण कहां कहां तक दूसरे द्रव्यमान बल फील कर सकते हैं? अनंत तक फील कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एक आवेश है, तो एक आवेश के कारण भले ही दूर जाने पे बल बहुत कम होता जाएगा, लेकिन उसके कारण दूसरा आवेश बल फील कर सकता। तो कितने जगह में फील कर सकता, उस जगह का नाम होता है विद्युत क्षेत्र, नाम होता है उस जगह का, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां पर उसे बल फील करवाने के लिए उसमें से निकलती है विद्युत बल रेखाएं। क्या निकलती है? बल रेखाएं। जैसे आपने क्लास 10th में चुंबक पढ़ा होगा, चुंबक पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सुना था कि सर एक चुंबक के आसपास, ऐसा कभी पढ़ा आप लोगों ने? वैसे बस ये मैं पढ़ाऊंगा ये अभी थोड़े 1-2 क्लास के अंदर ही, कि यहां पर ये सर चुंबक के कारण ऐसी कुछ चुंबकीय बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो वैसे ही हमारे पास जो आवेश होता है, तो आवेश के कारण भी बल रेखाएं होती है। अब ना देखो, ये जो बातें बता रहा हूं मैं कहीं लिखी भी नहीं मिलेगी और उसका फील कोई नहीं दे सकता, तो जिंदगी में इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। तो ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब क्या होता है, हर एक माध्यम, अब बात ये होती है ना कि आवेश तो तुम्हारे पास है, माध्यम तो मेरा होगा, है ना। वो से मूवी में डायलॉग मारते ना, तुम होंगे कहीं के हीरो, तुम होंगे कहीं के राजा, लेकिन जब हमारे यहां आओगे तो जगह मेरी होगी, समय मेरा होगा और हिसाब भी मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो वैसी ही बात है कि ये आवेश होगा कहीं का बड़ा बलशाली आवेश, लेकिन माध्यम अब मेरा है।
तो अब वो माध्यम बताएगा कि तेरे अंदर से कितनी, या तेरे अंदर से जो बल रेखा है वो मैं कितनी अलाव करूंगा, वो मैं कितनी अलाव करूंगा, है ना। कि भाई कहीं पर भी कोई भी कितना भी बड़ा बलशाली आदमी हो जाए, कितना भी बड़ा बलशाली आदमी आ जाए, लेकिन माध्यम अब मेरा है, या माध्यम पे मेरा कंट्रोल है। तो माध्यम अगर मैं बदल दूंगा तो बल रेखाएं कम हो जाएंगी। तो अगर बल रेखाएं कम होगी तो बल कम लगाएगा किसी पे, अगर बल रेखाएं बढ़ जाएंगी तो दूसरे को आवेश में बल ज्यादा लगाएगा। तो एक्चुअल में बल रेखाएं कौन मापता है? वो ये एप्सिलॉन माप के देता है। बोला या फील, हाँ या ना? वो एक्चुअल में ये एप्सिलॉन माप कर देता है कि भैया कि ये जो आवेश रखा हुआ है आपने, इस आवेश से वो जिस माध्यम में रखा वो माध्यम कितनी बल रेखाएं जाने देगा, कितनी बल रेखाएं जाने देगा। ठीक है, अगर दो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं तो कहां पर है उस पे ही तो बातें निर्भर कर रही, तो वही माध्यम पर निर्भर कर। और माध्यम में कैसे निर्भरता है? माध्यम के अंदर क्या कह रहा है माध्यम बोल रहा है कि बल रेखाओं पर निर्भरता है। तो एक्चुअल में यहां पर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है ना, वो विद्युतशीलता होता है, और वह यहां पर हम के से डिनोट करते हैं या एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते थे, जिसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा, अब ध्यान सुनना, जिसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा वो अपने अंदर से और फ्रीली लाइंस को जाने देगा, या और ज्यादा बल लगने देगा, वो अपने अंदर से और ज्यादा बल लगने देगा। आई बात समझ में? तो यहां पर यह एप्सिलॉन जो है वह हमें चीजें बताता है। तो अगर मैं यहां पर बल का फॉर्मूला लिखूं, अब तो बल जो था मेरे पास ना, इस पे एक दो और छोटी छोटी सी चर्चा करनी है यार मुझे। चलो पहले बल का फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर। तो बल का फॉर्मूला जो था, इसी बल के फॉर्मूले को के को रिप्लेस करके मैं लिख सकता हूं, F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। आई बात समझ में, है ना। तो यहां पर यह हमारे पास F का जो फॉर्मूला था उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब सर क्या होता है इस दुनिया में कि मान के चलो मेरे को यहां पर एक की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता चल गई। जैसे वायु के लिए मैं क्या निकाल सकता हूं, यहाँ पे 9 × 10⁹ जो वैल्यू है ये भी वायु के लिए, हर एक माध्यम के लिए अलग अलग हो जाएगी। तो सर ऐसे कितनी सारी वैल्यूज याद रखूंगा मैं? तो पहले एक बार मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो 9 × 10⁹। अच्छा, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें लिखूंगा मैं 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹, ये बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, इसकी वैल्यू निकालकर मैं इसको पूरा सॉल्व करोगे, करना नहीं है, बस याद रख लो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यू होती है, ये सॉल्व करने पर आती है। ठीक है, अब साथ ही साथ ये जो पूरी वैल्यू आएगी सर 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसके आगे यूनिट क्या होगी? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये के का उल्टा है? देख 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होगी, तो के की जो यूनिट होगी सर उसका उल्टा जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी, तो के की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो क्या एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बोल सकता हूं मैं? कूलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी, और यह उसके यूनिट के साथ मामला हमने सेट कर दिया। और आप चाहो तो इसकी विमा भी लिख सकते हो, इसकी विमा क्या हो जाएगी सर? इसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा m की पावर -1 l की पावर -3, ये 3 था -3 हो जाएगा, t की पावर -4 है तो वो +4 हो जाएगा, और a की पावर +2 हो जाएगा। यह एप्सिलॉन नॉट की विमा आ जाएगी। क्या यहां तक सभी को सारी बातें क्लियर है? क्या यहां तक सभी को सारी बातें क्लियर है? जल्दी से बोलो हाँ या ना। हाँ या ना? क्लियर है मामला यहां तक? चल, तो यह एक्चुअल में हमने फ्री स्पेस के लिए वैल्यू निकाल ली। ओके,
अब फ्री स्पेस के लिए वैल्यू निकाल ली सर, लेकिन अगर अन्य माध्यम के लिए वैल्यू निकालनी है तो क्या सर भाई ऐसे हर एक की वैल्यू याद करते रह बैठूंगा मैं? क्या हर एक की वैल्यू याद रखना पड़ेगी? नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसे कंपेयर कर लेते कि किसी की हवा से ज्यादा वैल्यू है, हवा से कम वैल्यू है ना, या हवा से कितना ज्यादा, हवा से कम कितना कम। यही वैल्यू वायु के लिए होगी, यही वैल्यू निर्वात के लिए होगी, ऑलमोस्ट सेम आती है। ठीक है, तो अब ये हवा से कितना ज्यादा कितना कम, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखो इसको ऐसा समझ लो यार आप, कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होती है, तो आपने पढ़ा होता है कि सर बीच में हाइड्रोजन होता है, उसके ऊपर और उसके नीचे उससे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव। ठीक है, या मुझे अगर मान के चलो एक वैल्यू पता चल गई वायु के लिए, तो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो मैं ये देख लूंगा कि वायु से कितने गुना ज्यादा, वायु से कितने गुना कम, वायु से कितने गुना ज्यादा है या वायु से कितने गुना कम है कोई भी वैल्यू। तो वह कैसे पता करेंगे अन्य माध्यम के लिए, उसके लिए हम एक और पद लेकर आ रहे हैं जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। ये कंपेयर करने के लिए काम आता है ना। एक मिनट, इसको मैं साइड में लिख देता हूं। स्पेलिंग गलत हो गई क्या? अरे हाँ यार, ये स्पेलिंग भी करेक्ट कर लो। ये मतलब स्पेलिंग क्या, नाम ही गड़बड़ कर दिया। यहां पे परमिटिविटी लिख लो यार, परमिटिविटी। परमियाबिलिटी एक्चुअल में वो चुंबकशीलता होता है ना, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। परमियाबिलिटी ये परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी होता है, इसे परमिटिविटी करो, परमियाबिलिटी चुंबकशीलता में पढ़ेंगे। चल, तो यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसी के जैसे एक और पद लेकर आए हमने जैसे नाम दिया एप्सिलॉन आर। क्या नाम दिया? एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो आपको अब क्वेश्चन में अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपको एप्सिलॉन आर दे देगा वो। एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर क्या है? ये आपेक्षित वैद्युतशीलता है, आपेक्षित वैद्युतशीलता। ठीक है, और इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे एप्सिलॉन आर को? एप्सिलॉन आर को हम लिखेंगे, ये हो जाएगा एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि कोई भी पदार्थ जो है वह कितने गुना ज्यादा विद्युतशीलता रखता है वायु से। कितने गुना ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं, देखो इसको इसलिए लेकर आए, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर जो होगा वो एप्सिलॉन के बराबर हो गया। देखो भाई, तो अब मैंने जो बोला वो एक बार सम अप कर देता हूं, मतलब फिर से बोल देता हूं। मैंने आपको सबसे पहले यह समझाया कि भैया वायु में रखना है, तो वायु में फील लेने के लिए हमने बोला सर के होना चाहिए, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अब एप्सिलॉन नॉट जो है वो विद्युतशीलता बोलते हैं या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं उसे। अब हमने बोला सर ये तो वायु की बात हुई, अन्य माध्यम में क्या होगा? दूसरे माध्यम में रख देंगे तो क्या होगा? तो दूसरे माध्यम में क्या होता है, उसमें नॉट हटा के एप्सिलॉन रख देंगे। ये अन्य माध्यम के लिए विद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी फॉर अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल के लिए। ओके, अब यहां पर ये एप्सिलॉन मतलब ये तो अन्य माध्यम के लिए, ये वायु के लिए, तो इनके बीच में क्या संबंध है सर? अगर मान के चलो मेरे को पता है कि ये 3 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, तो क्या मैं बार बार पूरी वैल्यू? अब तो ऐसे तो भोकाल मत जाए जिंदगी में कि एक की वैल्यू याद रखिए 8.85 × 10⁻12, एक की वैल्यू याद रखिए 9.7 × 10⁻11, एक की वैल्यू याद रखिए मैंने 1.3 × 10⁵। तो ये ऐसे तो कितनी सारी वैल्यूज पड़ जाएगी हर एक मटेरियल के लिए, कितनी ज्यादा वैल्यू याद रखने पड़ जाएगी हर एक मटेरियल के लिए, है ना। तो ये तो वैल्यू सर याद ही नहीं रख पाएंगे हम, ऐसे तो सर भोकाल आ जाएगा जिंदगी में। ऐसा मान के चल कि क्वेश्चन वाला हर एक के लिए अलग अलग वैल्यूज दे दे तुमको। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहां पर एप्सिलॉन आर लिख देते हैं इसे, और एप्सिलॉन आर जो होता है वो एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन की वैल्यू मतलब इसके पदों में हमने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है ना। अब इसको एक बार एक एग्जाम्पल से करके देखते तो इसका और फील आएगा। क्या यहां तक सभी ने लिख लिया? क्या यहां तक सभी पहुंच गए? जैसे मान के चलो मैंने बोला, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस पूरी कहानी को, कि मान के चलो मैंने बोला कि पानी के लिए एप्सिलॉन आर जो होता है वो 81 होता है, 81 होता है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन आर, अच्छा एक बच्चा, अरे भाई का कहां से आ जाते हैं ये?
बेटा एप्सिलॉन को हिंदी में भी एप्सिलॉन ही बोलते हैं। ये जो डिजाइन वाला ई है, एक बोल रहा सर इतना अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो आज। अरे इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे, ये ई डिजाइन वाले ई को एप्सिलॉन ही बोलते हैं। तो अगर पानी के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू वैसे 80-81 के करीब हम मान सकते हैं, 80 पॉइंट कुछ होती है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि पानी में दो आवेशों के मध्य ज्यादा बल लगेगा या कम बल लगेगा? ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम एग्जांपल समझ रहे हैं। मान के चलो मेरे पास यहां पे दो आवेश थे, ठीक है, Q1 Q2, छोटी आवेश। इन दोनों के मध्य जो दूरी थी वो छोटी सी दूरी r थी। ठीक है, ये वाला आवेश जो है वो Q1 आवेश है, ये वाला आवेश जो है वो Q2 आवेश है। ये दोनों पहले वायु में है। कहां पर है? वायु में है। फिर उसके बाद में हमने बोला आओ तुम्हें थोड़ा सैर करा दे, और हम इन्हें ले गए और सैर के चक्कर में इन्हें डुबो दिया। ये एक पॉजिटिव आवेश था, ये एक नेगेटिव आवेश था। दोनों एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगा रहे थे, दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। लेकिन सर इस दुनिया को प्यार अच्छा कहां लगता है, तो दुनिया वालों ने इन्हें पानी में डुबो कर मार दिया। तो अब अगर इन दोनों आवेशों को पानी में डुबो दिया, इन दोनों आवेशों को पानी में डुबो दिया, प्यार का दुश्मन है सर ये जमाना। तो पानी में डुबोएंगे तो इन पे बल कितना लगेगा? पानी में डुबोएंगे तो क्या बल लगेगा इन पे? पानी में, है ना, ये पानी में, अच्छा पानी मतलब जल होता है, जल माने वाटर। तो अगर आपको अंग्रेजी आती है तो वाटर भी लिख सकते हो। तो पानी में डुबो दिया तो क्या होगा सर, और फॉर्मूला कैसे बनेगा? और फॉर्मूला कैसे बनेगा? हाँ भाई तू 80 लिख ले यार, बार बार एक ही कमेंट मत क्या करो। एक बोला नहीं सर 80 होती, तो 80 लिख ले अपनी कॉपी में, बाकी सब 81 लिखेंगे। ठीक है, देख तो यहां पर वायु में जो फॉर्मूला बनेगा एयर के लिए, है ना, तो एयर के लिए जो फॉर्मूला का उसके नीचे नॉट लगा रहा हूं, तो ये फॉर्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। क्लियर है ये वाला फॉर्मूला? अभी हमने बनाया, ये सारा फॉर्मूला हमने बनाया। ओके, अब अगर हम यहां पर पानी में बात करें, सर ये दुनिया मोहब्बत की दुश्मन है, पानी में डुबो दिया बेचारे आवेशों को, तो इनको डुबो दिया, तो ये फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा 4 पाई, वैसे F बोल देता हूं इसमें, केवल 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, अब एप्सिलॉन क्यों लिखा? वहां एप्सिलॉन नॉट क्यों? क्योंकि वो वायु है। यहां किसका एप्सिलॉन आएगा? पानी का, क्योंकि बल किस में लग रहा है? पानी में। क्या पहले तो ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने लिखे सभी को क्लियर है? क्या ये दोनों फॉर्मूले जो लिखे वो सभी को क्लियर है? क्या ये दोनों फॉर्मूले सभी को क्लियर है कि सर ये वायु में लिखना होगा, अन्य माध्यम में लिखे? देखो जो माध्यम लिखेंगे उसका एप्सिलॉन लिखना है यहां पर, सीधी बात। जो माध्यम लिखेंगे उसका एप्सिलॉन लिखना है यहां पर। तो अगर यहां पर जो माध्यम लिखेंगे उसका एप्सिलॉन होगा, तो ये मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई। अच्छा सर, अब ये एप्सिलॉन होता क्या एक्चुअल में? एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ओके सर, तो यहां पर अब क्या हुआ है? यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो देखो यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, ये पूरा मेरा F नॉट है। तो क्या मैं इसको F नॉट बटे में एप्सिलॉन R लिख सकता हूं? क्या मैं इसे F नॉट बटे में एप्सिलॉन R लिख सकता हूं? F नॉट वायु में लिखा हुआ है बेटा, और ये जल में लिखा हुआ है। अगर दोनों ही जगह FF लिख दूंगा तो तेरे भेजे में घुस जाएगा कि कौन सा किसका कार्यक्रम चल रहा है ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने F नॉट वायु के लिए लिख दिया और ये F की वैल्यू जल के लिए लिख दी है। ठीक है, तो अब क्या आ गया आंसर? तो सर अगर हम इसको देखें ध्यान से तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, किसी भी अन्य माध्यम में जो बल होगा वो वायु में बल बटे में एप्सिलॉन आर के बराबर होगा। यह भी एक और मेरा बढ़िया सा फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? एप्सिलॉन आर ही के होता है। हाँ, एप्सिलॉन आर ही स्मॉल के होता है, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं अभी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मुंह के बल गिरोगे पूरे दांत टूट जाएंगे। तो अभी जितना बताया जा रहा है उस पर ध्यान दो। तो अब यहां पर ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी? क्वेश्चन में बोला सर एग्जांपल में 81। तो पानी में क्या हुआ?
पानी के अंदर सर यहां पर F जो था वाटर में वो हो गया वायु बटे में 81। ठीक है, मतलब कि पानी में जो बल है वह कम हो गया, पानी में बल कम हो गया। क्लियर है कहानी, है ना। अगर ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था सर कि कोई एक माध्यम हो जो जिसकी एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से कम आ जाए तो वो बल बढ़ा दे, है ना। वैसे नॉर्मली हमारे पास जितने माध्यम है उनमें वायु में रखोगे तो ही सबसे बढ़िया कार्यक्रम है, और किसी माध्यम में डुबाओगे तो कार्यक्रम बिगड़ ही जाएगा, बल घट जाएगा। क्या सबसे बेसिक सी बात सभी को समझ में आई कि सर अन्य माध्यम में क्या चक्कर है, और क्या अब सभी को के एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इन सब का पूरा पूरा फील आता है। मुझे नहीं लिखना F1 F2, मुझे नहीं अच्छा लगता दो को अलग अलग नाम देना 1 2 1 2, मेरे को यही अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे बौरा जाते कुछ बच्चे, 50 बार कमेंट करेंगे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। सर आप पढ़ा रहे हो ओके, सब बच्चे पढ़ रहे ओके, लेकिन सर मैं क्या करूंगा, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। सर मैंने फीस क्यों भरी, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए भरी मैंने फीस। 50 बार कमेंट कर दिया उसने, सर F1 F2 कर लो, F1 F2 कर लो, F1 F2 कर लो। अरे नहीं करना भाई मुझे F1 F2, तू कर ले तेरी कॉपी में F1 F2। क्लियर है मामला। चलो, तो ये बेसिक सी बात थी जो आपको एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, के वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ छोटी छोटी सी बातें करते हैं, है ना। अब हमें बेसिकली करना क्या है, देखो अब मैं तुम्हें आगे झलक दिखला जा वाला प्रोग्राम बता देता हूं। क्या कि आगे अब आपके साथ क्या होने वाला जिंदगी में, आपको बेटा एप्सिलॉन आर जो है वो क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता है, या यह बता रहा है कि किसी भी अन्य माध्यम का परावैद्युतांक, अन्य माध्यम की विद्युतशीलता वायु के सापेक्ष कितनी ज्यादा है, वायु के सापेक्ष कितनी ज्यादा है। तो यहां पर एप्सिलॉन आर जो को एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, या अन्य माध्यम में हम विद्युतशीलता लिखेंगे वो लिखेंगे वायु इंटू आपेक्षित विद्युतशीलता। क्लियर है मामला, ये इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। डेरिवेशन कौन सा करवाऊं इसमें, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है। चल अब आगे बढ़ते हम। अब इसमें ये सारी बातें तो हमें पता चली। अब इसके अलावा क्या होता है आगे चलकर, अच्छा मैं तुम्हें झलक दिखला जा वाला प्रोग्राम बता रहा था, ध्यान से सुनेंगे, झलक दिखला जा वाला प्रोग्राम। अब हमें क्या करना होगा आगे की तरफ, हमें ये देखना होगा कि मान के चलो हमें क्या बोलेगा, हमारे पास एक आवेशक है, ये दूसरा आवेशक है, ये तीसरा आवेशक है, चौथा आवेशक है ना, इनके मध्य बल कितने लग रहे हैं, या 4-5 आवेशक है, इनका परिमाणी बल क्या होगा। तो ये जो सारी कहानी है ये हम ऑलरेडी जो किसी क्लास 11 में करते थे कि एक वस्तु है, इस पर अलग अलग बल लग रहे। तो याद करो न्यूटन के गति के नियम का वो दिन जिस दिन मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये देखो यार मैंने न्यूटन की गति के 3 नियम पढ़ाए थे, फिर मैंने तुम्हें बताया था यार बल अलग अलग हो सकते हैं इस दुनिया में। हमने अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालना सीख लिया तो उसके कारण चीजें सॉल्व करना सीखी, हमने तनाव बल के कारण चीजें सॉल्व करना सीखी, फिर उसके बाद में हमने आभासी बल के कारण चीजें निकालना सीखी, हमने वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल के कारण चीजें निकालना सीखी। मतलब क्या है कि ये एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे, इट इज सो सिंपल, सो इजी इज दिस दुनिया कि ये कुछ नहीं करते हैं, एक नई चीज लेकर आते, अब बोलते हैं चलो ये सबको बांट देते, फिर एक और नया बल लेकर आए, चलो अब इसी पे क्वेश्चन कर लो, बस यही करते रहना पूरे टाइम पूरे फिजिक्स में। ठीक है, तो अगर तुझे परिमाणी बल निकालते आता हो, तुम्हें उसको सदिश रूप से हल करते हुए आता हो, तुम्हें उसमें जितनी कहानी मैंने बताई वो अगर आती है, तो बल अगर बदल भी दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बल तो बल है सर, बल तो बल है। क्या ये बात चमकती है सभी को कि हम जो बातें करते आ रहे थे अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कारण, वो हम बातें करते तनाव बल के कारण, वैसे एक नया बल आ गया, उसकी दिशा बनाएंगे, दिशा पता चल गई है कि पॉजिटिव से सर दोनों सेम आवेश होंगे या समान प्रकृति होंगे तो दोनों पे विपरीत दिशा में लगेगा, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो एक दूसरे की तरफ बल लगेगा। बल आ गया, अब उसका रिजल्टेंट निकालना है, ये हो गया कहानी का, तुम चैप्टर में ही पढ़ना है ना। वेक्टर है, वेक्टर लगाना आना चाहिए आपको, परिमाणी निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बना ले जाओगे आप। चलो, तो अभी हम इस पे इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और एक और छोटी सी हेडिंग डालते हैं जिसको हम बोलेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का
सदिश रूप। देखो ये जो रूप है ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वाला टॉपिक, और बहुत सारी जगहों पे दिया हुआ है, और ये बहुत भयंकर रूप में दिया हुआ है। उन लोगों ने बोला कि देख यहां पर मेरे पास एक आवेश ये रहा, दूसरा आवेश ये रहा, ये R1 स्थिति पर है, ये R2 स्थिति पर है, और इनमें बल है ना। मैंने बोला मार गोली इसको, तो आसान चीजें समझ ले। तो क्या फॉर्मूला बनाने आना चाहिए और क्वेश्चन लगाते आना चाहिए। तो मैंने बोला कि यार एक आवेश है, तुम खुद ही बना दोगे इसका सदिश रूप। देखो ध्यान से, है ना। ये बच्चों को बहुत टफ लगता है, अरे सदिश रूप, मेरे तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए सर, एग्जाम में सदिश रूप पूछ लिया था। एक नंबर का मूर्ख आदमी। देख यहां पर ये हमारे पास दो आवेश है, एक Q1 है, एक Q2 है, ठीक है। इन दोनों के मध्य दूरी है R। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर यहां पर देखो, अब सदिश में क्या होता है, सदिश में क्या होता है, सदिश में क्या होता है ये बताओ। सदिश में हमें बस पता होना चाहिए कि कहां पर रखा हुआ है। सदिश मतलब क्या होता है कि सर कहां पर रखा हुआ है, दिशा के साथ बता दो। तो जैसे अभी तक मैं बोल रहा था एक आवेश है, एक आवेश यहां, इनके बीच में दूरी आ रही है, तो F बराबर K Q1 Q2 में R²। लेकिन अब क्या होगा सदिश रूप में, सदिश रूप में सर इनके बीच में जो दूरी वो किस दिशा में है, I कैप में है, J कैप में, I कैप प्लस J कैप, ये किस दिशा में है वो भी पता होनी चाहिए। तो इसको आसान बनाने के लिए मैंने बोला कि भैया इसको मैं मान लेता हूं मूल बिंदु पर। ओके, तो ये जो सदिश होगा वो R सदिश हो गया, इस दिशा में ये R सदिश मान लिया, मतलब ये इससे R सदिश दूरी पर रखा हुआ है। ये मूल बिंदु हो गया, ये इससे R दूरी पर रखा हुआ है। अब अगर मैं तुझे यही चीज ऐसे टेढ़े कर पढ़ाऊंगा तो तू फैल जाएगा कि अरे सॉरी ऐसा टेढ़ा बल टेढ़ा लग रहा है ऐसा। तो काहे चीजों को मुश्किल बना रहा है, सीधा घुमा ले, सीधा कर ले, लो भैया सीधा हो गया, वापस पहुंच जाओ। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ यार कि ये पहला वाला बल लगा, अच्छा ये बल का नाम क्या होगा। तो सर ये बल किस पे लग रहा है, ये बल किस पे लग रहा है, सर ये बल जो है वो 2 पर लग रहा है 1 के कारण। तो इसे मैंने बोल दिया F21, 2 पर बल पहले के कारण। तो क्या ये बल आप लिख सकते हो, हाँ सर बल लिख सकते हैं। अब बल मुझे किस रूप में लिखना है, सदिश रूप में। सदिश में 2 चीजें होती है, एक दिशा होती है, एक परिमाण होता है। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख दूं कि सर F21 बल जो होगा, बल सदिश होगा K Q1 Q2 बटे में R²। इतना तो मुझे आता है, क्या इतना मुझे आता है। ओके सर, अब इसकी दिशा पता करनी है मुझे, दिशा कौन सी दिशा है। तो आप बोलोगे सर ये I कैप दिशा है, आप बोलोगे I कैप दिशा है। अरे बोल ये I कैप है, बोलो क्या ये I कैप है। क्या ये दिशा I कैप है। अदिति सिंह बेटा क्लास में टाइम पे आ जाया कर। फिर ऐसे में बच्चे बोलते सर आप गुस्सा करते हो, हरकतें तेरी ऐसी है। बाकी सब यहां पे जो हजारों बच्चे क्लास में बैठे, ये मूर्ख है क्या जो 4 बजे क्लास शुरू हुई थी तब आ गए थे, कि तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हो। मैं तो सर मैं देखती हूं कसौटी जिंदगी की, तो उसके अंदर तो मैं कभी भी बीच में भी खाना खाते बैठ जाती हूं तो मुझे पूरा समझ में आता है। तो एसपी सर ऐसा कुछ करके बताओ कि कसौटी जिंदगी बन जाए फिजिक्स, तो मैं बीच में 4:15 बजे 4:30 बजे आ जाऊं आपकी क्लास में, तो मुझे पूरा समझ में आ जाए। सर नहीं आएगा तो मैं बार कमेंट करके बताऊंगी कि सर ये अनुपमा ने इसको क्यों, अनुपमा विदेश क्यों चली गई अनुपमा विदेश, क्योंकि सर यहां पे एप्सिलॉन आ गया। अरे बताया, अभी सब कुछ करके बताया, फिर से पूरा रिपीट करूं क्या कि यहां पर अन्य माध्यम के लिए, देख साफ हिंदी में लिखा है एप्सिलॉन जो होगा अन्य माध्यम के लिए होगा, ये वायु के लिए होगा। तो जब ये मैं वायु के लिए लिख रहा हूं तो वायु के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा, अन्य माध्यम के लिए ये वाला लिखेंगे हम, दूसरे माध्यम के लिए। देखो अब मेरे को एक और बात पता करके आना पड़ेगी अनुपमा के बारे में ना। अनुपमा विदेश चली गई थी, वो मुझे पता चल गया था। आज जाता हूँ, आज घर पे पूछता हूँ अनुपमा में क्या चल रहा है, फिर डायलॉग बदलना पड़ेगा ना फिर। देखो भाई, तो हाँ अब हम ये बोल रहे थे कि F21 जो होगा वो K Q1 Q2 बटे में R² होगा। अच्छा, तो अब आप बोलोगे सर इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा क्या है। तो सर इसकी दिशा जो है वो I कैप है, बिल्कुल I कैप आप बोलोगे। लेकिन मेरे को नहीं पता, देखो एक्चुअल में ऐसा भी हो सकता ना यार, ऐसा भी हो सकता कि ये जरूरी नहीं कभी सीधा ना रखा हो, मैंने बोला कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि
एनसीईआरटी में ऐसा बना हुआ है, ये वाली दिशा बनी हुई है, तो ये कौन सी दिशा, आई कैप या जे कैप है? सर नहीं पता। ये कभी घुमाकर ऐसा कर दे नीचे की, सर ये आई कैप या जे कैप है, ये घुमाकर उधर ले जाइए, उधर ले जाइए, उधर ले जाइए, इधर ले जाए, वो उधर ले जाए, कहीं भी जा सकता है ये। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, दिशा कैसे पता करेंगे? क्या मैं दिन में पलटा, क्या मैं बिन पेंदा का लोटा हूं सर? हाँ मैं बिन पेंदा का लोटा हूं। मेरे से बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो मैं फिजिक्स पढ़ने लग जाता हूं, फिजिक्स में 1 नहीं बनता तो मैं बायो पढ़ने लग जाता हूं। तो क्या मैं यहां पर भी वैसा ही करूंगा कि कभी आई कैप बोलूंगा, कभी जे कैप बोलूंगा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या करा कि देखो यार, कहीं भी हो लेकिन जिस दिशा में आर होगा ना उसी दिशा में बल होगा, तो इसलिए मैंने इसकी दिशा आर कैप बोल दी, इसलिए मैंने इसकी दिशा आर कैप बोल दी। कितने लोगों को चमकी ये बात, है ना? क्या बोलते हैं इसे? आर कैप बोलते हैं। आर कैप मतलब कि ये जिस दिशा में सदिश आर्ध होगा उसी दिशा में बल होगा। क्योंकि क्या पढ़ी सबसे पहली लाइन यही पढ़ी सर कि यहां पर यह बल जो है वो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है सर? ये रही आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, तो ये आर सदिश हो गया, तो ये इसी दिशा में लगेगा। खत्म बात। अब कोई भी टेढ़ा मेढ़ा जहां रखना वहां रख, एक आवेश यहां रख दे, आवेश यहां रख दे, तो बल कहां लगेगा सर? इस दिशा में लगेगा। एक आवेश यहां रख दे, एक आवेश यहां रख दे, तो आवेश ये सर एक आवेश यहां, एक आवेश यहां, तो कहां लगेगा? इस दिशा में लगेगा। तो ये आर की जिस दिशा में होगी उस दिशा में बल लगेगा, इसलिए मैंने आर कैप लिख दिया वहां पर। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई कैप जे कैप कुछ भी करता रहूं मैं, ठीक है। कैप मतलब दिशा बता रहे। एक और आया, कैप क्या है सर? रुक जा बेटा, कहां गई मेरी तलवार? पूछ अब कैप कहां है? अभी ये आर कैप को मैं लिखने वाला हूं। अब आर कैप को मैं लिखूंगा, आर कैप को मैं लिख कर बताऊंगा। F21 जो होता है वो होगा K Q1 Q2 बचे में R का स्क्वायर, और ये होगा R सदिश बटे में R का परिमाण, आर सदिश बटे में आर का परिमाण। पूछ कहां से आया ये, है ना? ये आर कैप है और ये आर सदिश बटे में आर का परिमाण। और मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी तो कर सकता हूं, ये भी आर स्क्वायर मतलब परिमाण है, ये भी आर ही है, परिमाण है, परिमाण इंटू परिमाण आर का क्यूब हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले को बनाकर मैं लिख सकता हूं K Q1 Q2 बटे में आर की घात 3 आर सदिश। ये मैंने पूरा इसको सदिश रूप में लिख दिया। अब पूछ, हाँ कहां गया वो आदमी जो पूछ रहा था आर कैप कहां पर है? पूछ आर कैप कहां पर है ना? इसके सेंटर ऑफ मास को मैं अपने कंधे पे टिका देता हूं तो ये गिरेगा क्या? हाँ चलो, थोड़ा गड़बड़ हो गया सेंटर ऑफ मास। हाँ भाई, कहां गया वो आदमी? शक्तिमान। देखो तो अब यहां पे F21 जो होगा वो K Q1 Q2 बटे में R का क्यूब, और यह R सदिश हो जाएगा। तो यह मैंने इसको सदिश रूप में लिख दिया। तो सर क्या आगे मैं इसी का उपयोग करता रहूंगा? क्या मैं बार बार यहां पर ये सदिश रूप का? नहीं, सदिश रूप बस हम कॉपी भरने के लिए लिख रहे हैं, समझ ले, है ना? क्यों? क्योंकि यह हेडिंग एनसीईआरटी में भी डली हुई है, यह हेडिंग हर जगह डली हुई है, तेरे से कोई पूछ भी सकता तो बस ये लिख देना है सदिश रूप होता है। बोर्ड एग्जाम वाले सीधे पूछ सकते सदिश रूप क्या है, ये रहा सदिश रूप, बस। बाकी आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे, देख मैंने तो को क्वेश्चन करना आसान तरीके से सिखाया है। फिजिक्स इज द वेरी इजी सब्जेक्ट, इज द व्हाट इज द कि सर मेरे को दिशा पता करना इज द, और उसके बाद में परिमाण लिखना है, खत्म बात। तो मैं इस चक्करों में नहीं उलझूंगा मैं। क्लियर है कहानी? चलो ओके। तो अब ये मैंने F21 लिखा। क्या मैं इसी प्रकार से F12 जो लिखूं, F12 क्या है सर? इसके कारण इस पे बल होगा, इसे बल F12 सदिश बोल देता हूं मैं। तो क्या मैं इसे मेरे प्यारे बच्चे K Q1 Q2 बचे में R का स्क्वायर, और यहां पर माइनस R कैप लिख दूं, माइनस लिख दूं मैं। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ है, इसका बल इस तरफ है, और मैंने इधर को आर कैप बोला हुआ है, इधर को आर सदिश, आर दिशा बोली हुई है। तो सर दूसरे वाले पे बल विपरीत दिशा में है, तो इसलिए माइनस रख दिया। तो को अच्छा नहीं लगता तो अभी मैंने पीछे बताया भी था F21 इक्वल टू माइनस F12, तो वहां पे एक दूसरे का नेगेटिव होना ही चाहिए। तो देखो ये नेगेटिव हो गया। तो यहां पर मैं चाहूं तो इसको ये भी लिख सकता हूं, F12 बराबर होगा माइनस K Q1 Q2 बचे में R का स्क्वायर इंटू R सदिश R कैप, और ये R कैप को मैं फिर से ये लिख दूं तो F12 सदिश माइनस K Q1 Q2 इंटू R सदिश बड़े में, या आर कैप है ना, आर सदिश बड़े में आर क्यूब। बस ये ध्यान रखना है कि जब ऊपर सदिश होगा तो नीचे आर क्यूब होगा, और ऊपर आर कैप है तो नीचे आर स्क्वायर होगा। ये इतनी सी बात है बस।
है ना। तो यहां पर हम देख भी सकते हैं कि सर ये बल इसका नेगेटिव है, मतलब F1 जो होगी वो F21 की नेगेटिव है, मतलब सर ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन भी कर रहा है, और ये सारी बातें हमें जो पीछे लिखी वो सत्य भी है। F12 इज इक्वल टू माइनस F21, एक दूसरे के नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में है नेगेटिव है, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर है कहानी? यूपी में बहुत ट्रेनिंग हो रही है, बहुत ही बढ़िया बेटा, आधी अंग्रेजी तो सिखाई दूंगा मैं तुम्हें, फिर पूरी भी सीखेंगे हम। चलो आया समझ में? F12 ही F21 है क्या? हाँ, परिमाण अनुसार वही है, दिशा अलग अलग है ना। F12 क्या है? F21 दूसरे पे बल है पहले के कारण है, और F12 क्या है? पहले पे बल दूसरे के कारण। हाँ, कैप लगा दिया, देख ये परिमाण है ये दिशा है, सदिश लगा दिया, मतलब सदिश में तो दिशा और परिमाण दोनों होता तो डबल परिमाण आ जाएगा ना, इसलिए यहां पे क्यूब कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं एक और आर से। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते, कूलम के नियम पे एक लास्ट बात लिख देते हैं, जिसे हम कहते हैं यह अध्यारोपण का सिद्धांत का अनुसरण करता है। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, व्हाट इज दिस अध्यारोपण का सिद्धांत? फिर हम सवाल कर पाएंगे इसमें ना। सिद्धांत सही लिखा है, देखो। तो अध्यारोपण का सिद्धांत जो होता है वह क्या कह रहा है? एक्चुअल में अध्यारोपण का सिद्धांत, व्हाट इज अध्यारोपण का सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत बोलता है कि अगर मान के चलो मेरे पास एक से ज्यादा बल है, या एक से ज्यादा, ये तो देखो ये सब कुछ तुम्हें आता है, अगर मैं यहां से सवाल करने लग जाता ना तो भी तुमसे बन जाते सब कुछ। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वो ये कहता है, क्या ये कह रहा है? तो तुम बताओ भाई सही कह रहा है क्या? मान के चलो मेरे पास यहां पे एक आवेश रखा हुआ है ना, कैपिटल Q, इसको बहुत सारे आवेश घेर कर खड़े हो गए, इसको बहुत सारों ने घेर लिया, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक बस ठीक है 3 ही बना देते, बहुत है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये आवेश Q1 होगा, ये आवेश Q2 है, और अगर ये आवेश Q3 है, ये अगर पॉजिटिव आवेश है, ये भी पॉजिटिव आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ओके सर, तो प्रतिकर्षण का बल कितना होगा? तो सर प्रतिकर्षण का बल जो होगा वह इस दिशा में लगेगा। ठीक है, क्या मैं इसे F1 सदिश बोल दूं? ये दूरी R1 बोल दी मैंने। क्या तुम F1 का मान लिख के बता सकते हो मुझे? क्या मैं F1 का मान लिख सकता हूं कि Q1 Q2 बड़े में R स्क्वायर या R1 का स्क्वायर और R1 की दिशा? क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? कितनों को लगता है? स्कूल के नोट्स से तो नोट्स बनाऊं क्या बेटा? ये ऐसे रॉड को लेकर तुम पूरे गांव में घूम के बता दो, और अगर तुम ये कर ले जाओगे तो स्कूल के नोट से ही तुम यहां पे काम चला लेना। तो समझ नहीं आ रहा है क्या? 2 दिन हुए हमें पढ़ते हुए, ये वाला चैप्टर 2-3 दिन हुए, स्कूल की कॉपी उठा के लेके देख ली, ये सब कुछ लिखा हुआ था क्या स्कूल की कॉपी में? अगर लिखा हुआ हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर तो ये ऐसे कैसे पूछ सकते हो यार तुम लोग, मतलब यू आर नॉट हैविंग एनी शर्म। ये होगा R2 सदिश, ठीक है, और ये होगा R3 सदिश। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये F2, ये बल, ये दोनों देखो रेखा के अनुदिश बल लगना चाहिए, तो ये वाला बल इस तरफ लगेगा F2 सदिश, ठीक है। ये वाला बल रेखा के अनुदिश इस तरफ लगेगा F3 सदिश, ठीक है। अगर इससे ज्यादा भी अगर मेरे पास, अगर इससे ज्यादा भी मेरे पास यहां पे आवेश रखे हुए होते तो क्या मैं बल लिख पाता? क्या बल लिख पाता? क्या बल लिख पाता? बिल्कुल सर, मैं यहां पे F1, F2 सदिश, F3 सदिश सब लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें बता दो हो तो दिक्कत? हाँ भाई, हैविंग एनी दिक्कत? F3 सदिश, K Q1 Q2 R3 का स्क्वायर और ये R3 की दिशा। तो मैं यहां पर क्या इन सबको जोड़ सकता हूं? क्या
मैं इन सबको जोड़ सकता हूं। बिल्कुल। और एक भाई साहब, आप तो चमत्कारी पुरुष है। आप पुरुष ही नहीं, आप महापुरुष है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं एफ नेट जो होगा वो F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश होगा, और यहां पर इससे ज्यादा होंगे तो भी आप उसे सबको जोड़ सकते थे और यह आप परिमाणी बल निकाल सकते थे। तो क्या आप यहां पर इन सबका परिमाणी बल निकालने में सक्षम हो? क्या अगर मेरे पास एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, क्या आप इन सबका परिमाणी निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर हाँ तो बस यही अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, आपको परिमाणी बल निकालते आना चाहिए। निकाल पाओगे? पक्का? क्लियर है मामला? कैपिटल क्यू होगा, हाँ एक स्मॉल क्यू होगा, एक कैपिटल क्यू होगा। ओके, लेट्स डू इट कैपिटल क्यू। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कैपिटल क्यू कर लो। यहाँ पर Q2 की जगह भी एक Q2 करो, एक कैपिटल क्यू कर लो, और यहाँ एक जगह Q3 कर लो और कैपिटल क्यू कर लो। उनके बीच में बल लग रहा है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन परिमाणी बल हम निकाल सकते हैं, बस ऐसे ही करना होगा। इसी पर अब बेस हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास, कल की क्लास, पूरी क्लास में अब हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी समस्या? दिशा क्या होगी? दिशा बताई जाएगी आपको सवाल में, बेटा दिशा देंगे, चिंता ना करो। आपको आपकी दिशा लेकर नहीं आना है, हम देंगे दिशा। ठीक है, कहानी आगे बढ़ जाए। चलो, तो एक मजेदार सवाल से करते हैं शुरुआत। पहला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर। कुछ आसान से सवाल करेंगे कूलम के नियम पर, और फिर कुछ परिमाणी वाले भी सवाल करेंगे। बहुत सारे सवाल करेंगे, सवाल ही सवाल करते रहेंगे। ग्राफ इसका नहीं बनेगा बेटा, ग्राफ जो बनेगा वो जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे उसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ नहीं बनेगा। नारायण शर्मा क्या कहना चाह रहा है ये लड़का? ये मैं नहीं बोलेंगे, ये तुम लोगों की बहुत पुरानी चालें हैं। आई नो एवरीथिंग। हाँ, कुछ बच्चे शाम के समय क्लास में देखते देखते आवाज बढ़ा देंगे स्पीकर की, हेडफोन निकाल देंगे, ठीक है, और इधर कमेंट करेंगे सर एक बार मेरा नाम ले लो, एक बार मेरा नाम ले लो प्लीज। घर वाले मेरा नाम आप बोल दोगे, घर वालों को सुना दूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद में घर वालों को बोलते रहेंगे हम तो बढ़िया पढ़ रहे, सर मेरा नाम लेते रहते, सर केवल जो टॉप करता है उसी का नाम लेते हैं, मैं अपने बैच में टॉप कर रहा हूं, क्यों नारायण भैया? अरे सवाल करो। F21 नेगेटिव था या F12 नेगेटिव था? बेटा किसी को भी नेगेटिव बोल दे क्या फर्क पड़ता है, एक दूसरे का नेगेटिव है। एक जो है वो 5 है और एक -5 है, और दोनों क्रिया अभिक्रिया बल है, तो कौन पहले आया कोई नहीं बता सकता, है ना। जैसे अभी हमने यहां पर करा, देखो एक बच्चे ने बहुत ही भयंकर वाला डाउट पूछा, तो बेटा अगर हमने यहां पर लिखा F12 ना, तो मैंने लिखा F12 माइनस K1Q2 बटे में R3 और ये R सदिश, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो क्या कर लेगा फिर? ठीक है, तो यहां पर F21 है ना, मैं बोल रहा हूं F21 बराबर है माइनस F12 के, तो या मैं से ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि F12 माइनस बराबर है F21 के। एक दूसरे का नेगेटिव है, किसी को भी माइनस बोल सकता है। चलिए जल्दी से सवाल का जवाब बताओ, आया किसी का जवाब? चलो देखो व्हाट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या सवाल में बोला है कि समान आवेश से आवेशित एक जैसे दो आवेशित गोलों के मध्य बल F लग रहा है। मतलब यहां पर एक बल, एक आवेश है Q, एक और आवेश है Q, इनके मध्य बल दूरी R होगी, इनके मध्य बल F लग रहा है। तो F बराबर होगा KQ बटे में R का स्क्वायर, ठीक है। यह लिख सकता हूं F बराबर होगा KQ स्क्वायर बटे में R का स्क्वायर,
ठीक है। अब बोला है यदि एक गोले से 50% आवेश निकालकर दूसरे पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा। तो अगर एक से 50% आवेश निकाल लिया तो भाई 50% मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ जरा। 50% मतलब क्या होता है, 50% मतलब क्या होता है। तो सर अगर 50% बोलूं मैं तो 50% क्या है। तो सर अगर यह इनके मध्य दूरी r है तो इसका क्यूब 50% मतलब आधा होता है, 50% मतलब आधा। तो इसमें से आधा निकाला तो q/2 बचेगा और इसको आधा दे दिया तो 3q/2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। सर इतना भयंकर गणित कैसे करा, q माइनस q/2 करा तो यह बचा q आधा बचा और इसमें q/2 जोड़ दिया तो यह हो गया 3q/2। अब इसका बल कितना हो जाएगा, एकदम ही सर आसान सवाल के q/2 इंटू 3q/2 बटे में होगा r का स्क्वायर। अगर इसे अच्छा अभी मैं इसे f डैश बोल देता हूं, चलो इसे f डैश बोल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि q² बटे में r का स्क्वायर इंटू देख k है q है r स्क्वायर है इंटू 3 है और बटे में 4 है क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है और k² बटे में r स्क्वायर क्या है, हमारा पुराना वाला f है, मतलब मेरा f डैश जो है वह f इंटू 3/4 आ गया। क्या ये बहुत ही लुल सा सवाल सबको समझ में आया और क्या ये बहुत ही आसान लगा सभी को। 3/4 होगा, 3/4 होगा। क्लियर मामला, आसान था क्वेश्चन। चलो एक और सवाल करते हैं इसी प्रकार से, है ना। हमारे पास हाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में बोला यदि गेंदे जिन पर 7 माइक्रोकुलम और -5 माइक्रोकुलम आवेश है एक दूसरे को F बल से आकर्षित करती है, यदि दोनों में -2 माइक्रोकुलम आवेश जोड़ दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा। हाँ एक बार और बताएंगे, बहुत बार बताएंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल है। हाँ लो भैया एक बार ये वाला सवाल देख लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से करके बताओ क्या आएगा इसका जवाब। जल्दी से करके बताओ क्या आएगा इसका जवाब। हाँ तो क्या बोला है सर, एक है +7 माइक्रोकुलम, दूसरा वाला है -5 माइक्रोकुलम, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो लगेगा F इंटू K इंटू 7 इंटू 5 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, देखो अभी मैंने यहां पर कुछ करा नहीं, मतलब यहां पर एक्चुअल में क्या है, माइक्रोकुलम में तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये इसको आकर्षित कर रहा है ये भी बताना चाहिए, लेकिन ये सब मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसने बस बेसिक से F के पदों में मुझसे बात पूछी है। ठीक है, वहां पे 10 के बाद माइनस से 10 के बाद माइनस से आएगा, लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चन में ये बार पूछना ही नहीं चाह रहा मुझसे। वो क्या पूछना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि इनके ऊपर मैंने -2 माइक्रोकुलम आवेश और दे दिया तो 7 की जगह हो गया है 7 -2 हो जाएगा, मतलब 5 माइक्रोकुलम आवेश हो जाएगा। और ये दूसरा वाला जो है इसमें -5 माइक्रोकुलम था और इसको मैंने -2 और दे दिया तो ये हो जाएगा -7 माइक्रोकुलम, -7 माइक्रोकुलम। तो यहां पर अब बल क्या लिखूंगा मैं, अब बल लिखूंगा सर ये हो जाएगा K, ये होगा 5 इंटू 7 बटे में R का स्क्वायर। कहानी खत्म सर, ये तो मेरे मजे ले रहा बाबा, अरे बाबा ये भी 5 इंटू 7 था, ये 7 इंटू 5 है, तो मतलब बल जो है वह समान ही रहने वाला है। क्या ये सभी को चमकता है? बिल्कुल आसान सा सवाल। 7 माइक्रोकुलम -5 माइक्रोकुलम, इसको -2 दिया तो 7 का हो गया 5 और 5 में 2 देंगे तो 7 हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहां पर यह बल जो होगा वह समान ही रहेगा, बल समान ही रहेगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चल आगे बढ़ते और भी कुछ मजेदार सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2019 का सवाल, एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे, एग्जैक्ट सेम बातों पे आधारित क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन में, हमें बोला कि 2 बिंदु आवेश है A और B जिन पर आवेश +Q और -Q है। अच्छा सर ये तो वैसे के वैसे क्वेश्चन है क्या? हाँ सेम क्वेश्चन, +Q -Q आवेश। ओके, अब क्या बोला है,
अब बोला है एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, तो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होंगे, ठीक है। इनके बीच में बल F लग रहा, तो F की वैल्यू होगी K क्यूब क्यू बटे में R का स्क्वायर। अब कुछ बच्चों के मन में ऐसा आ रहा होगा, गले में खराश हो रही होगी, दिल की धड़कनें तेज हो गई होगी और दिमाग में कीड़ा दौड़ रहा होगा कि सर वो माइनस क्यों नहीं लगाते हो आप वहां पे। मैं माइनस कभी नहीं लगाऊंगा, इस फॉर्मूले में हम कभी माइनस नहीं रखने वाले। हम हमेशा दिशा अलग देखेंगे, परिमाण अलग देखेंगे, तो दोनों को मिक्स करेगा तो तू नहीं कर पाएगा, हमेशा गड़बड़ कर जाएगा। क्या करो, दिशा अलग रखो, परिमाण अलग रखो। परिमाण देखा हमने K क्यू क्यू बटे में R स्क्वायर, दिशा एक दूसरे को आकर्षित कर रहे, कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से हमें बोला यदि A में से 25% आवेश B को दे देते हैं तो इसका 25%, तो सर 25 मतलब 1/4 होता है। 25% मतलब कितना होता है, 25 बटे में 100 या 1/4 होगा, 1/4। तो सर इसमें से आप 1/4 आवेश निकालो, तो इसमें से निकालेंगे 1/4, तो एक में से 1/4 गया, 3/4 आवेश बचा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, सर इसको आप 1/4 दे दो, क्योंकि उसमें से निकाला, इसको दे दिया, तो कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा -3q बटा 4। माइनस क्यों हुआ यहां पर, क्योंकि सर यहां पर ये q -1/4 है तो 3q/4 होगा, ये -q प्लस q/4 है तो -3q/4 हो जाएगा, ठीक है। साइन चिन्ह किसका लगता है, बड़े वाले का लगता है। अब ये क्या कर रहे हैं सर, ये भी एक दूसरे को आकर्षित ही करेंगे, क्यों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दूरी समान है, हाँ सर दूरी तो वही है, तो f' जो हो जाएगा K 3q/4 इंटू 3q/4 बटे में R का स्क्वायर, ठीक है। K क्यू स्क्वायर, अच्छा K क्यू क्यू और स्क्वायर सेम, ओनली 3/4 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा K क्यू क्यू अपॉन में R का स्क्वायर इंटू 9/16, या ये हो जाएगा f' जो हो जाएगा वो हो जाएगा f इंटू 9/16। 9/16 इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या ये सभी को समझ में आ चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से। 3 कहां से आया सर, आप बताइए ना प्लीज। 3 कौन सा 3, ये 3 कहां से आया, क्या करूं, जोड़ घटा करना सिखाऊं मैं तुझे। Q में से Q बटा 4 माइनस करेगा तो Q में से Q बटा 4 माइनस होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां से Q कॉमन आ जाएगा, यहां हो जाएगा 1 - 1/4, तो 1 में से 1/4 गया, 3/4 बचेगा। 1,00,000 करोड़ बार बता चुका हूं ये मैं, है ना। अभी जब तूने पूछा था कि ये 3 कहां से आया तो उधर स्टूडियो की दीवारें हंस रही थी, बोले ओ फिर से वही बात। थोड़े दिन बाद अगर ये वाला सवाल और कोई पूछेगा तो अपने आप मोबाइल में से आवाज आ जाएगी उसको, मैं नहीं बोलूंगा, मोबाइल में से, अरे बस कर भाई, बस कर ले, कभी तो पढ़ ले। देखो या हो सकता है ये स्टूडियो की दीवारें बोले अरे नहीं नहीं सर प्लीज, सर हम पे दया खा लो, एक ही बात सुन सुन के हमारा कान पक चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये सवाल कर पाओगे, एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। बेटा माइनस नहीं लगाएंगे, हम दिशा बताते हैं बस, है ना, दिशा मतलब बता दी, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, माइनस नहीं लगाएंगे। हाँ सवाल देख लो, पढ़ लो क्या बोला हुआ है। हमारे पास 2 गोले हैं, एक है Q, एक है -2Q आवेश वाला, ठीक है। इनके बीच में दूरी R है, इनके मध्य बल F लग रहा है। अब इन दोनों को स्पर्श कराकर पुनः समान दूरी पर रख दिया गया है। सर ये तो नए नए खेल खेले जा रहा है हमारे साथ, हाँ तो अब तुम भी खेल लो खेल। देखो अब क्या हुआ है, यहां पर एक आवेश है +Q, एक आवेश है -2Q, ठीक है। अब इनके मध्य जब भी बल लिखेंगे तो हम लिखेंगे KQ इंटू 2Q बटे में R स्क्वायर। अच्छा अब आज ही सुन ले भाई, कल फिर तेरे गले में हड्डी अटकेगी, बोलेगा सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाते हो आप। मैं कभी भी माइनस नहीं लगाऊंगा। अगर सवाल में बोलेगा, सवाल में भी वो कभी माइनस नहीं बोलेगा, वो बोलेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो बस ये है हमें पता कि ये सर आकर्षण का बल लग रहा है, तो यहाँ पे केवल परिमाण लिख रहा हूं। क्यों मैं ऐसा सिखाता हूं, क्यों मैं ऐसा पढ़ाता हूं, क्योंकि बेटा अगर तूने यहां पे भी माइनस लगा लिया तो तेरे दिमाग में केमिकल लोचा हो जाएगा, हाइपोथैलेमस तुम्हारा दिमाग का गड़बड़ कर देगा,
वो बोलेगा कि यार तूने यहां माइनस लगा दिया है और ये आकर्षण भी हो रहा है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा, अगर तेरा आंसर नेगेटिव में आया और क्वेश्चन में आकर्षण प्रतिकर्षण पूछा है या क्वेश्चन में नेगेटिव साइन के साथ पूछा, तो तुम भयंकर कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर माइनस में करूं या प्लस में करूं। ठीक है, तो वो नेगेटिव जो है केवल दिशा बता रहा है, तो उसके चक्कर में मत जा, उसके चक्कर में मत जाओ। तुम बस ऐसे देखो, अच्छा आकर्षण प्रतिकर्षण, बस ये परिमाण निकाल लिया हमने, वैल्यू निकाल ली, बस दैट्स इट। अच्छा, अब इसने एक नया काम करा है सर, ये इसके पहले वाले जो थे ना, वह तो आसान सी बात आवेश उठा उठा के दे रहे थे, लेकिन अब क्या करा इस क्वेश्चन वाले ने? इस क्वेश्चन वाले ने बोला इन दोनों को टच करके अलग कर दो। टच करके अलग हमने कभी कुछ पढ़ा क्या? सर वेरी चालाक, चालन, हाँ चालन में हमने बात पढ़ी थी कि सर टच करके अलग अलग कर देते हैं तो आवेश जो है वह दोनों को मिलाकर नया नया बन जाता है। ऐसा कुछ कुछ पढ़ा था हमने चालन में। तो एक्चुअल में ये सवाल में आज मेरा सवाल करवाने का मकसद ये है कि वो जो चालन है उसका यूज सिखा दूं मैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, अगर ये दोनों एक दूसरे पर टच होंगे तो अब क्या होता है इस कंडीशन में, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान समझना। ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, तो अब क्या होता है, टोटल आवेश जो है वह अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता, मतलब वो आपस में मिल जाते हैं, मिलनसार हो जाते हैं। अब ये टोटल मिलकर कुछ आवेश बन गया, तो कितना था सर? इस पे प्लस क्यू था, इस पे माइनस 2q था, तो टोटल आवेश जो बनेगा वो माइनस क्यू बन गया। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई कि अगर दोनों को अगर आपने टच कर दिया, दोनों को आपने टच कर दिया, तो दोनों को अगर आपने टच कर दिया, संपर्क में लाए, तो संपर्क में लाने के बाद में आवेश जो है वो अपने आप को रीलोकेट कर लेगा। बोले भैया अब तो अपना ही है पूरा कार्यक्रम, है ना। बोले अब तो दोनों एक ही है ना, अब हम दोनों अलग अलग नहीं है, अब हम दोनों एक ही है। तो दोनों एक ही, तो दोनों को मिलाकर आवेश माइनस क्यू हो गया, दोनों को मिलाकर आवेश माइनस क्यू हो गया। ठीक है, लेकिन फिर से वही बात, दुनिया वालों से प्यार कहां देखा जाता है, फिर हमने अलग अलग कर दिया। तो अगर अब हमने अलग अलग कर दिया तो यहां पर अब इनके पास फिर से कितना कितना आवेश हो जाएगा? कैसे पुराना वाला हो जाएगा? नहीं, टच कर दिया मतलब अब आवेश, नेट आवेश माइनस क्यू बचा। अब यह आवेश आधा आधा बढ़ जाएगा, तो माइनस क्यू बटा 2 हो जाएगा और यहां भी माइनस क्यू बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, यह आवेश कैसे निकाला मैंने? क्योंकि आवेश जो होता है वो समानुपाती होता है त्रिज्या के। अब अगर यहां पर ऐसा बोल देता है एक की त्रिज्या ज्यादा दूसरे की त्रिज्या कम है, तो हमारे पसीने छूट जाते हैं उसको करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसने भी हमारा ध्यान रखा, हम भी इसका ध्यान रखेंगे, है ना। थोड़ा सा कॉन्ट्री टाइप कि भैया तुम भी हमारा ध्यान रखो, हम भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम तुम्हारा इलाका देखो, हम हमारा इलाका देखेंगे। तो उसने ज्यादा डिफिकल्ट पूछा नहीं, हमने बोला ओके नो वरी, ओके थैंक यू, तो हमने बोला ओके ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट, टच किया, अलग अलग कर दिया। तो यहां पे आवेश, जो नया आवेश आता है वो समान उपाती होता है त्रिज्या के। तो अब दोनों की त्रिज्या समान है। उसने बोला कि यहां पर दो एक जैसे गोले, अगर अलग अलग होता तो फिर हमें निकालना पड़ता कि जिसके पास ज्यादा त्रिज्या, उसका आवेश ज्यादा होता, उसको अलग से कैलकुलेशन करना सीखेंगे हम आने वाले समय में। लेकिन अभी हम बोल सकते हैं आसानी से कि सर दोनों पे आवेश बराबर बटेगा। 99% नीट में जो आएगा उसमें यही होगा। तो अब हमारे पास नया एफ डैश, क्या एक दूसरे को क्या कर रहे हैं सर? एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं, क्योंकि अब समान आवेश हो गया दोनों पर। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे एफ डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू बटा 2 इंटू क्यू बटा 2 बटे में आर का स्क्वायर। अच्छा, तो ये कितना आया? ये आया है सर एफ डैश हो गया हमारा के क्यू स्क्वायर बटे में आर का स्क्वायर का 1/4 और ये वैल्यू कितनी आई थी? ये वैल्यू आई थी सर हमारे पास एफ जो आया था वो आया था के क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर इंटू 2। ये एफ है, वो एफ डैश है। अब इनके बीच में संबंध निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सर मेरे को के क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर की वैल्यू बता दो। तो क्या मैं यहां से एफ बटा 2 बराबर के क्यू बटे में के स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर लिख सकता हूं? ओके सर, तो ये वैल्यू उठाकर मैं वहां पर रख देता हूं। तो नया मेरा एफ डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा एफ बटा 2 इंटू 1/4 था ही, तो मल्टीप्लाई होंगे तो 8 हो जाएगा, या यह एफ डैश जो होगा वो एफ बटा 8 हो जाएगा। क्या यह कार्यक्रम अब सबको बहुत ज्यादा आसान लग रहा है? क्या सभी कर सकते हो? क्लियर है कहानी? एफ बटा 8 आएगा,
आधा आधा इसलिए हो गया बेटा क्योंकि देखो यहां पर टोटल आवेश कितना है, प्लस क्यू है माइनस क्यू, दोनों को मिलकर माइनस क्यू आवेश बचा, दोनों को टच करके रखा हुआ तो माइनस क्यू आवेश बचा। अब इसके बाद में हम इन दोनों को अलग अलग कर देते, तो जैसे ही हम इनको अलग अलग करेंगे तो इस पे आवेश आधा आधा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा आधा बढ़ जाएगा। तो आधा आधा बढ़ गया तो इसमें माइनस क्यू बाई टू हो गया, इसमें भी माइनस क्यू बाई टू हो गया। अगर माइनस क्यू की जगह 5 क्यू दिया हो तो बेटा सीधी सीधी गणित है। देख, एक बच्चा बोला कि नहीं सर अगर ऐसा होता, यहाँ पे प्लस क्यू होता, यहाँ पे -5 क्यू होता तो बताओ क्या होता। तो बेटा इनको टच करके अलग अलग करता तो टोटल कितना हो गया? सर प्लस क्यू है माइनस क्यू है तो -4 क्यू है तो -4 क्यू आधा आधा बढ़ जाता, -2 क्यू हो जाता, कहानी खत्म, पैसा जमा। टच करके अलग अलग करने पर आवेश आधा आधा बढ़ जाएगा। कब? जब त्रिज्या बराबर होगी, जब दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। ठीक है, मामला आ गया समझ में? रेडियस डिफरेंट हो बेटा तो फिर नया आवेश निकालना पड़ेगा, उसमें आपको करना पड़ेगा Q1 बाई Q2 जो होगा वो बराबर होगा R1 बटा R2 के। तो जो नया वाला फॉर्मूला बन जाएगा हो जाएगा Q1 बराबर हो जाएगा R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। इस फॉर्मूले से निकलेगा अगर आपको नया वाला आवेश निकालना हो तो, अगर त्रिज्या अलग अलग हो तो R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। टोटल आवेश कितना हो गया था? ये है हमारा Q टोटल। अगर त्रिज्या अलग अलग होगी तो इस फॉर्मूले से हमें निकालना होगा अब हर एक में नया नया आवेश कितना आ गया। ठीक है मामला? चलो भाई, तो थैंक यू, टाटा बाय बाय। एक और सवाल बच गया यार हमारा। क्या ये वाला सवाल कर पाओगे? और अभी तो बहुत सारे सवाल बचे, कहां जा रहे हो तुम? ये तो करने पड़ेंगे आज। चलो तुम लोग बता दो यार, क्या ये वाला सवाल कर पाओगे? ये वाला सवाल कर लोगे? वायु में बोला है कि हमारे पास दो आवेशों के मध्य बल जो है 100 न्यूटन है, इनके बीच की दूरी 50% बढ़ा दी जाए तो बल क्या होगा? अब देखो ऐसे ही सवाल आएंगे, दूरी बढ़ा दी, आवेश बढ़ा दिया, दूरी कम कर दी, बल क्या हो जाएगा? कर पाओगे? कर पाओगे? 50% बढ़ गई मतलब R की अब 1.5R होगी, 3/2 होगी, तो 3/2 इंटू मतलब 3/2 का स्क्वायर कर लो। इसी प्रकार से ऐसा बोला एक 2 माइक्रोकुलम 6 माइक्रोकुलम आवेश है, इन पर बल 12 न्यूटन का लग रहा है, फिर इनको -4 माइक्रोकुलम आवेश दे दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? जैसा हमने करा एग्जैक्ट सेम सवाल। दो समान बल है, हवा में 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए, तो रखने पर 0.144 न्यूटन का बल लगता है। तो अब आपको बताना है कि आवेश का परिमाण माइक्रोकुलम में कितना होगा। दूरी दी है, बल दिया है, आवेश कितना होगा ये निकाल के देना है। ठीक है, ये वाला भी वैसा ही बल है। ये 3-4 सवाल आपको करने होंगे यार अब होमवर्क में, ना? होमवर्क 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 होमवर्क। मंडे की क्लास में मैं आते इनके आंसर्स बता दूंगा आपको, आंसर बताऊंगा बस मैं। होमवर्क होमवर्क, एक और होमवर्क। चलो नहीं ये मत करो, ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये भी पढ़ाऊंगा उसके बाद में कर लेना, ठीक है? अच्छा ये वाला भी होमवर्क, ये तुमसे बनेगा नहीं वाला सवाल, एक बार पढ़ लेना, जिसको पता है वही कर सकता हूं। तो ये आंसर याद रखने वाली टाइप है बात, इसका थोड़ा सा डेरिवेशन होता है। टाइम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बता दिया। ये वाला सवाल मत करना भले, है ना? ये वाला भी हम करेंगे कल की क्लास में, अध्यारोपण। कल अध्यारोपण के सिद्धांत पे सवाल करेंगे बस, फिर उसके हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। आपके स्टूडियो में धुआं? अरे नहीं बेटा, मेरे स्टूडियो में कोई धुआं नहीं हो रहा, तेरे मोबाइल की स्क्रीन खराब हो गई है, स्टूडियो में धुआं हो रहा है। स्क्रीन साफ कर, क्या हो सकता है चश्मा तुम्हारा गंदा हो रहा हो। कल मतलब मंडे को पढ़ेंगे अब हम, कल संडे, हाँ कल संडे, कल टेस्ट नहीं है, कल क्लास भी नहीं है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से प्लान कर लेना, वरना पता चला मस्ती मजाक में पूरा दिन उड़ा दोगे तुम।
ठीक है। तो आज रात को ही सोच लेना कि कल की क्लास में मुझे कल के दिन में मुझे क्या क्या करना है। कल की क्लास, आज की क्लास, परसों की क्लास, जो 3-4 क्लासेस उनको थोड़ा सा रिवाइज करना है आपको। और उसके पहले अगर इस हफ्ते में किसी भी चैप्टर का कुछ छोड़ दिया था, आपने होमवर्क छोड़ दिया था, कुछ भी छोड़ दिया था, तो कल के दिन उसे कवर जरूर कर लेना। ठीक है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लोग बोलते हैं कि भैया सिलेक्शन कैसे होता है, कौन सा दिन डिफरेंस बनाता है। संडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छुट्टी वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन क्लास नहीं लगी उस दिन कौन क्या करता है, उसी से उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसी से डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा निर्धारित होती है कार्यक्रम। क्योंकि क्लास तो हर कोई करता है, क्लास वाले दिन तो मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं। जिस दिन क्लास होती है, जब क्लास में आते हो तो उस समय तो सब कोई पढ़ता है। लेकिन जिस दिन क्लास नहीं होती है, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, जिस दिन आप अकेले होते हैं, जिस दिन आपको समय मिलता है, उस समय का कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हो, उसी से चीजें निर्भर करती है ना। उसी से पता चलता है कि भैया आप आगे चलकर क्या आउटपुट दोगे, आप डॉक्टर बन पाओगे नहीं बन पाओगे, आपका रिवीजन कैसा होगा, आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, टेस्ट कैसे कर पाओगे, वो सब कुछ संडे पर निर्भर करता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, कल का दिन बिल्कुल बढ़िया तरीके से आज ही लिख लेना पेपर पे कि कल क्या क्या करना है। अगली बार टेस्ट होगा, इस संडे टेस्ट नहीं होगा, अगले संडे टेस्ट होगा, तो उसमें जितना स्थिर विद्युत की पढ़ा दूंगा, मतलब मैक्सिमम चैप्टर हमारा 60-70% हो जाएगा, वो पूरा चैप्टर आएगा। इसके पहले जो द्रव्यमान केंद्र संकट पढ़ा वो भी आएगा और कार्य ऊर्जा शक्ति आएगा। अच्छा, वृत्तीय गति भी बचा बीच में, वृत्तीय गति भी आएगा। ठीक है, ऋतिक वर्मा, चलो तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हम मंडे को। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।